आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल द बेसिक्स अबाउट फाइनेंशियल वैल्यूएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम एन IIT Delhi and ISB Hyderabad grad, and on this channel I create content related to MBA, related to a lot of business education, and I also share a lot of my career experiences so that आप लोगों को शायद थोड़ी सी guidance मिल जाए उससे based on my last 10 years of corporate experience. So if that is something that interests you, please consider subscribing to the channel. I understand from a few polls that financial valuation एक बहुत ही sought after topic है जिसके बारे में शायद शायद काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लेमैन्स लैंग्वेज में किसी को समझाना ज़रूरी है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी माई अटेम्प्ट इन टुडेज़ वीडियो, एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस video series into two parts financial valuation pe. Today I'm going to share more of the basics and the concepts, and in another video, in part 2 of this video, let us play around on an Excel sheet and see how actual financial valuation is put into financial modeling. So इस स्पेसिफिक वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएशन इन फर्स्ट प्लेस एंड व्हाई इज कंपनी वैल्यूएशन और फाइनेंशियल वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट, वी आर गोइंग टू सी ऑल द डिफरेंट वेज यू कैन वैल्यू अ कंपनी. And thirdly, we are going to do a little bit of a deep dive into each of these valuation methods. So what is valuation and why is financial valuation important? Basically, layman's language में बताओ तो मान लो जैसे कि आपके पास एक पेंसिल हो. अब you need to either buy that pencil or sell that pencil or give that to someone. Now, how do you understand what the value of that pencil is when you are buying, selling or just giving it to someone? Company valuation is also very similar. अगर आपको कंपनी बेचना है, खरीदना है तो किस प्राइस पे बेचे. अगर आपको फंडिंग उठानी है तो किस प्राइस पे फंडिंग उठाए एंड कितना इक्विटी दे बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको. इसी तरह के चीज़ों को समझने के लिए कंपनी वैल्यूएशन करते हैं या फिर फाइनेंशियल वैल्यूएशन करते हैं. नाउ इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन ऑफ कोर्स वैल्यूइंग अ पेंसिल because companies are huge and it depends on a lot of factors, not just company आज कैसे परफॉर्म कर रही है बट फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, आजकल का मार्केट परसेप्शन उस कंपनी को लेकर क्या है. सो बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ कंपनी. So what are the different situations in which company valuations come in handy? Number one, अगर आपका M&A हो रहा है, mergers and acquisition हो रहा है, which means one company is buying another company. इस तरह की सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी कि कितने प्राइस पे खरीदे. सेकेंडली, अगर कोई स्टार्टअप फंडिंग उठा रही है किसी से तो ये कैसे पता करें कि कंपनी की वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से जो आपका इन्वेस्टर है उसको कितना स्टॉक या इक्विटी दे उस कंपनी में. थर्डली, अगर कोई नॉन पब्लिक, अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो रही है, IPO लॉन्च कर रही है, तो उसके स्टॉक्स को किस तरह से लिस्ट करे IPO में, उसको जानने के लिए भी कंपनी वैल्यूएशन यूज़ होता है. एंड लास्टली, अ लॉट ऑफ टाइम्स फॉर पब्लिक कंपनीज वैल्यूएशन इज़ डन टू अंडरस्टैंड द आर्बिट्राज. मतलब आप कंपनी को वैल्यू करोगे और समझने की कोशिश करोगे कि आज जो मार्केट प्राइस है कंपनी का at which it is being traded, whether it is undervalued or overvalued. And depending on that, your perception of the company's value, you are going to either buy the stock or sell the stock. So arbitrage estimate करने के लिए भी company valuation use होती है. Moving on to section 2, which is what are the different ways, what are the different methods of financial valuation. इसको भी उसी पेंसिल के help से let's use the pencil as an analogy and try to understand the different methods of valuation. 3 मेन तरह के वैल्यूएशन मॉडल्स होती है. सो पहला तरीका क्या है, आपके पास अगर जो पेंसिल है उसका वैल्यू डिटरमिन करने का, आप उसके रॉ मटेरियल्स या आपके उसके जो हर एक पार्ट है उसका जो प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है, उसको एस्टिमेट करके उनको सम करके आप एक उस पेंसिल का प्राइस निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द वुड दैट इज़ यूज्ड इन द पेंसिल, उसका कॉस्ट क्या है. द लेड दैट इज़ यूज्ड इन द पेंसिल, उसका कॉस्ट क्या है. उसको मैन्युफैक्चर करने का लेबर कॉस्ट कितना है, एट्सेट्रा. एंड देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पेंसिल. सिमिलरली, इसी चीज़ को कंपनी वैल्यूएशन के टर्म्स में वी आर गोइंग टू कॉल द एसेट बेस्ड वैल्यूएशन.
एंड दिस इज़ वेयर कंपनी के जो डिफरेंट एसेट्स है, अगर किसी सिचुएशन में आप उन एसेट्स को सेल ऑफ करोगे दूसरे लोगों को, तो कितने प्राइस पे बिकेंगे. सो दीज एसेट्स कैन बी लैंड, इट कैन बी इन्वेंट्री, इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दैट यू ओन, इट कैन बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो व्हाट are the prices of that, or what are the costs of those assets, what are the value of those assets, and then you will do a sum of all of those assets to find the valuation of the company. Now this model is mainly used for capital intensive companies, which means जिनके पास actual में जो hard assets है वो बहुत ज़्यादा है. बट इस मॉडल का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि आपकी जैसे इंटेंजिबल एसेट्स है, जैसे कि आपकी ब्रांड वैल्यू हो गई, आपके पास कोई कॉपीराइट या पेटेंट है उसकी वैल्यू हो गई, उन सबको एस्टिमेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. विच इज़ वाई दिस इज़ यूज्ड मेनली फॉर कैपिटल इंटेंसिव companies and not for the rest. The second way to value the pencil that you have is actually to see कि वो जो पेंसिल है उसकी वैल्यू जिसको आप दे रहे हो उसके आंखों में उस पेंसिल की क्या वैल्यू है. Just to give you an example, if you are giving that pencil to a writer who is going to probably write a book and that's its only way to write a book, then the value of that pencil to that person is much higher compared to a layman who you would be giving it to, who is probably going to use it only for taking notes and बहुत ही replaceable है, वो किसी और पेन से भी notes ले सकता है. So उसके लिए value of the pencil is going to be much lesser. And company valuation के terms में अगर बोलूँ तो this is going to be called fundamental valuation, और बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उस कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल क्या है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ वर्थ ऑफ द कंपनी, एंड देन डिस्काउंटिंग इट टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू to actually know what the valuation of the company actually is. This is called fundamental valuation and it is based on the earnings potential of the company. कि year on year, what is the company expected to generate in cash flow or in earnings, and you discount it based on what you think the risk factor of the company is. Finally तुम्हें अपनी final valuation मिल जाती है. Now the interesting thing over here is if you see the valuation of the company can really differ from one person to another because a lot of it is just estimated and it's only based on future potential estimates, right? Which is why every investor or everyone who values the company is going to have a different value attached to it. जैसे कि अगर कोई कंपनी M&A कर रही है, okay, तो when they are valuing the company, they are going to include the synergies that this M&A can bring into the M&A, into the new company का valuation to find its total true value. But on the other hand, अगर कोई private equity company उस कंपनी को वैल्यू कर रही है, उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगा. वो सिर्फ ये देखेगा कि 5 साल बाद मैं एग्जिट किस प्राइस पे कर पाऊंगा, तो उसके लिए सिनर्जीज वगैरह इतनी मैटर नहीं करती है. दैट्स लाइक द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेजिक एंड अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर. सिमिलरली आपने शार्क टैंक में देखा होगा, जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स है, डिफरेंट शार्क्स है, वो डिफरेंट इक्विटी पे डिफरेंट अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करने को तैयार होते हैं फॉर द सेम बिजनेस, एंड दैट्स बिकॉज इन देयर ओन माइंड्स द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज क्वाइट डिफरेंट. फॉर समवन इट कैन बी मोर वैल्यूएबल बिकॉज दे नो दैट दे कैन ब्रिंग अ lot of value to the table for that brand. For the others it's not as valuable, so they may want to exit, or they may not want to invest at all, or they may want to invest a very small amount for a large amount of equity, so on and so forth. Okay, so the third and the last method of valuation is comparative analysis. Now this is where आपको पेंसिल का प्राइस उस तरह से पता चलेगा कि बाकी जो सिमिलर काइंड ऑफ पेंसिल्स एग्जिस्ट करती है मार्केट में, उनका प्राइस कितना है. उसी तरह से जो कंपनीज़ है वो ढूंढेंगे कि उनके सिमिलर टाइप के कंपनीज़ और कौन कौन से है मार्केट में, उनकी वैल्यू क्या है, एंड दे आर गोइंग टू डिटर्मिन the company's own valuation based on its competitors or other peers that exist in the market. अगर जैसे आपको लगता है कि आपके पास कोई यूनिक एडवांटेज है साइज़ का या पेटेंट का, तो आप पीयर से एक हायर प्राइस पे अपने आप को बेचोगे. अगर आपको लगता है कि आप
आपके पास डिसएडवांटेज है किसी तरह का तो आपको स्लाइटली लोअर प्राइस में बेचोगे, बट द पॉइंट इज यू कंपेयर इट विद अदर कंपनीज दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट एंड फाइंड योर वैल्यूएशन. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज अ बिट ऑफ डीप डाइव इनटू ईच ऑफ दीज वैल्यूएशन मेथड्स, एंड मैं मेथड 2 एंड मेथड 3 का ही वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फंडे हैं. दिस सेक्शन कैन बिकम अ लिटिल हेवी, सो आई थिंक यू माइट नीड टू पॉज इट here and there and take notes just to get a full grasp of what I'm saying. सबसे पहला वाला is fundamental valuation where essentially you are projecting year on year आपकी कंपनी की कैश फ्लो क्या होगी and discounting it to find the present value. इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं एंड इसमें भी दो तरह का कैश फ्लो आप निकाल सकते हो. विद वन इज FCFF which means free cash flow to firm and the other is FCFE which means free cash flow to equity. दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले केस में आप जो कैश फ्लो निकाल रहे हो दैट इज फॉर बोथ द इक्विटी होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एंड द डेट होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, एंड FCFE जो है दैट इज द कैश फ्लो ओनली टू द इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी. विच मीन्स जो FCFE है उसमें आप जो डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करोगे उसको भी माइनस कर दोगे टू फाइंड द FCFE फ्रॉम FCFF. सो FCFF में आप हर साल का कैश फ्लो कैसे निकालते हो? You start with EBITDA. EBITDA of a company is basically earnings before interest, taxes, the depreciation, amortization. It is sort of the net income, but before you have deducted the interests and taxes and depreciation, amortization, etc. So that is an indicator of income in some way. From that you subtract the taxes because हर business को tax तो देना ही होता है, तो valuation में हम tax को include नहीं करते हैं. And from that you also subtract the amount which will help you generate the cash flow, right? मतलब जो working capital है उसके changes कितना है year on year and जो आपका capex है वो कितना amount है, इन सब को भी आप subtract करोगे to get the free cash flow to the firm for every year. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिटर्मिन करनी है कैश फ्लो के अलावा विच इज़ द डिस्काउंट रेट, कि आप डिस्काउंट रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो किस रेट पे आप डिस्काउंट करोगे ईयर ऑन ईयर, राइट? नाउ डिस्काउंट रेट फॉर FCFF is called WACC, WACC, and that is basically the weighted average cost of capital. It's weighted average of cost of equity and cost of debt. आपको क्या लगता है कि डेट की डिस्काउंट फैक्टर क्या होना चाहिए, इक्विटी का डिस्काउंट फैक्टर क्या होना चाहिए, उसका आप वेटेड एवरेज लोगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द कंपनी ओन्स इन डेट वर्सेस इक्विटी, एंड दैट इज हाउ यू गेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ डेट तो आसान है कंपनी के लिए निकालना क्योंकि उसका जो भी फाइनेंसिंग कॉस्ट है उतने जितने भी इंटरेस्ट पे लोन लिया हुआ है फ्रॉम इट्स डेट होल्डर्स, द कॉस्ट ऑफ डेट इज जस्ट गोइंग टू बी दैट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज स्लाइटली लिटिल मोर सब्जेक्टिव क्योंकि इसमें आपका परसेप्शन ऑफ रिस्क आ जाता है to play. Basically, cost of equity is your assumption of what you expect the return of the business is going to be. Generally, इसका formula होता है risk free rate that is set by the government plus beta into risk of market or the rate of market minus free rate. So risk free rate is usually easy to assume what has been the return that's set by the government, उसके हिसाब से आप ले लेते हो. And market risk is basically market आपको कितना return दे रहा है उसके basis पे. Beta now is the indicator of risk factor, कि आपको क्या लगता है कि is this company more risky than what the overall market is performing, in which case the beta is going to be over 1. Or you think it's a much more stable company which will give you less risk, less return, in which case the beta is going to be less than 1. अगर बिल्कुल ही आपको लगता है कि रिस्क नहीं है which means the discount rate of the company should be risk free rate, उस केस में beta is going to be 0. So yeah, this is purely based on market risk. So discount factor में थोड़ा सा आपका subjectiveness आ जाता है based on who is doing the valuation. And similarly, when you determine the discount rate for FCFE, you need to take into consideration only cost of equity. वहाँ पे weighted average cost of capital जो total cost of debt है वो नहीं रोल प्ले करेगा. It's only going to be the cost of equity. और जब आप अगले 50 साल का फ्री कैश फ्लो निकाल लोगे, उसको डिस्काउंट कर लोगे बाय ईयर ऑन ईयर, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी. इसमें से अगर आप डेट
आपके कंपनी के पास जितने भी डेट है वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ द इक्विटी, एंड द वैल्यू ऑफ द इक्विटी इज व्हाट एक्चुअली डिटरमिन्स द स्टॉक प्राइसेस. Last section of the video, comparative analysis. Now in comparative analysis, let's understand what are the typical kind of ratios that are used, financial ratios that are used. The most common one that is used is price to earnings ratio, which is P by E. अगर दो कंपनी है, एक कंपनी का आपको प्राइस पता है और अर्निंग्स भी पता है बिकॉज इट्स अ पब्लिक कंपनी, तो दूसरी कंपनी की आप वैल्यू करोगे P1 बाई E1 इक्वल टू P2 बाई E2, जिसमें P2 आपको वैल्यू नहीं पता, E2 जिस कंपनी को आपको वैल्यू करना है उसकी अर्निंग्स आपको पता है, तो P1 बाई P2 इक्वल टू P2 बाई E2 करके आप P2 बेसिकली निकाल लोगे. So that's a very common ratio that's used. Now another ratio that's used is EV by EBITDA. EV is the enterprise value and EBITDA is earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. And the last common ratio that's usually used is P by B, which is the price to book value. Book value का मतलब usually होता है assets minus liabilities. So price to book value is also a common ratio that's used. Now which ratio you are going to use really varies from sector to sector. A lot of companies may not have earnings. जैसे कि अगर आप startups देख लो, these days a lot of startups are not even earning any money yet, like they don't have any positive earnings. तो उस केस में आपके जो valuation के जो ratios है वो काफ़ी different हो जाते हैं. E-commerce में for example you can use a ratio which is called EV by GMV, like enterprise value by आपका gross merchandise value क्या है, कितना e-commerce में आपका उस कंपनी कितना सामान बेच पा रही है, that is the GMV. Or it can also be things like price to sales, price to revenue, etc. So situation से situation को vary करते हुए you can find the comparative metric that makes most sense for you. Now in the next video what I'm going to do is I'm going to do an Excel analysis of the second method of valuation, which is the fundamental method of valuation, because that is the core of company valuation. That's going to be all for this video. Hope बहुत ज़्यादा complicated ना हो गया हो. If you have any questions etc, you can obviously leave them in the comments. And yeah, hope you found something helpful from it. If you did, please subscribe to the channel, please like the video, because these two things matter quite a bit. And I'm going to see you in the next one. Till then, bye.